सूफीवाद के तहत हुए सांस्कृतिक प्रभावों की यदि हम बात करें तो मध्यकाल में जो मुस्लिम संस्कृति आई वो मुस्लिम संस्कृति मूलतः यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी। यूनानी संस्कृति मतलब ईरान, यूनान के आसपास के क्षेत्रों से प्रभावित थी और उसके साथ ही बाइजेंटाइन, आपको याद होगा मैंने बताया था कि पश्चिम में जो बाइजेंटाइन सभ्यता थी उसकी संस्कृति से भी इन्होंने काफ़ी कुछ ग्रहण किया। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम संस्कृति इन दो संस्कृतियों का एक तरीके से सम्मिश्रण और प्लस साथ ही अपनी अरब संस्कृति उनका आधार थी। 7वीं शताब्दी के आसपास जो हम मध्यकाल कह रहे हैं उस समय इसका प्रादुर्भाव शुरू हुआ और इस पर हमने कुछ चीज़ें देखी। सिकंदरिया और इसके बाद मेसोपोटामिया, इससे भी हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि मेसोपोटामिया और सिकंदरिया, इसके जो अवशेष यहाँ से जो हमको मिले हैं, सीरिया से जो हमको अवशेष मिले हैं, उसमें हमने कुछ नए नए तथ्य जानने की कोशिश की थी। इस संस्कृति का जो उद्भव हुआ, ये संस्कृति के उद्भव के पीछे यही सीरिया, सिकंदरिया और उसके अलावा मेसोपोटामिया के स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का अहम योगदान रहा। इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें इन विभिन्न सभ्यताओं के दर्शन, यानी यूनानी दर्शन की यदि हम बात करें तो उसका अध्ययन होता था। गणित की मैंने आपको चर्चा की और साथ ही मैंने आपको चिकित्सा के बारे में बताया था। ये कहाँ से आया? ये सब यही बाइजेंटाइन सभ्यता और उसके अलावा यूनानी सभ्यता से ही आया था। इसमें एक यूक्लिड की पुस्तक, यूक्लिड एक प्रसिद्ध लेखक था और उसने एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी जो गणित की थी। उसके बाद टॉलेमी ने, इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है, टॉलेमी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था अल्मागेस्ट। और ये पुस्तकें बाइजेंटाइन सभ्यता की पुस्तकें थी। इनका अनुवाद हुआ अरबी भाषा में और इस अरबी भाषा के अनुवाद का कार्य आपको याद होगा। अरबी भाषा में अनुवाद के कार्य के बारे में मैंने उस दिन आपको विस्तार से बताया था कि तत्कालीन खलीफाओं ने एक बहुत बड़ा अनुवाद विभाग बनाया था और उसकी एक बहुत जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी लोगों को निभाने के लिए अनुरोध किया था, आदेश दिया था, ताकि वे अन्य सभ्यताओं से ज्ञानार्जन कर सकें और ज्ञान ले सकें। इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार सूफीवाद के आने से संस्कृति ने थोड़ा बदलाव लिया। नए नए अनुवादों ने अरब की संस्कृति को और रिच किया, जिसे हम कह सकते हैं, उसे और धनी बनाया। इसके साथ ही इस काल ने एक तरीके से यूनानी सभ्यता और बाइजेंटाइन सभ्यता के प्रभाव के कारण एक वैज्ञानिक सोच भी पैदा की और उस वैज्ञानिक सोच के तहत नए नए विषयों, नए नई बातों को विभिन्न विषयों के रूप में अब अध्ययन किया जाने लगा, जैसे रेखा गणित, भूगोल, ज्यामिति आदि आदि, ऐसे कई विषय और विज्ञान से जुड़े हुए सब विषय आ गए। इनका परिणाम क्या हुआ कि जो बौद्धिक स्तर है वो बौद्धिक स्तर इन लोगों का सुधरने लगा। अब मात्र केवल ये अल्लाह के संदेशों का ही तक ही अपना ज्ञान सीमित नहीं रखते थे, बल्कि अब इन्होंने प्रश्न करने शुरू किए और ये मुत्तला अर्थात विद्वानों के समूह में यूनानी तर्क और विवेचना के तरीकों को अपनाया गया। किनके द्वारा? मुत्तजिला, जो एक तरीके से विद्वानों का समूह जिसे कह सकते हैं। तो ये तार्किक अध्ययन और तार्किक बहस, तार्किक सोच का प्रारंभ और उसका विस्तार, इसने वैज्ञानिक प्रगति में अहम योगदान दिया। जहाँ तक दार्शनिकों की बात है, वे लोग भी तर्क संगत बातें करने लगे। केवल यही नहीं कि
जो भी हमारे संदेश हैं या जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसे आंख बंद करके मान लिया जाए और उसकी जो भी विवेचना है उस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी ना की जाए। ऐसा ना करते हुए अब उन्होंने उस पर एक तरीके से तार्किक तरीके से नवीन तर्कों का प्रयोग करते हुए उन बातों को तर्क संगत धारा में लाने की कोशिश की। इब्न सीना के बारे में हमको जानना इस काल में विशेष जरूरी है। 980 ईस्वी में ये एक दार्शनिक है और साथ ही एक चिकित्सक भी है। इब्न सीना के बारे में इस काल में जानना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सक और दार्शनिक दोनों। उसने कभी विश्वास नहीं किया कि व्यक्ति जो है वो क़यामत के दिन फिर जिंदा होता है। देखिए, इस्लाम में ऐसा विचार था कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने उसके गुण दोष, उसकी अच्छाई बुराई का जो आकलन होता है, उस आकलन के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। और वह जन्म कब होता है? क़यामत के दिन में। ऐसी विचारधारा थी। ये इब्न सिन ऐसा एक तरीके से पहला प्रसिद्ध व्यक्ति निकला जिसने इस विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसने साफ कहा कि ये बात गलत है कि क़यामत के दिन कोई पुनर्जन्म जैसी बात होगी। आखिर स्वयं चिकित्सक भी तो था, इसीलिए उसको इस बात पर, अपनी इस बात पर विश्वास था, अटूट विश्वास था और उस बात पर कायम था। बहुत से धार्मिक लोगों ने उसके इस विचार का विरोध किया, लेकिन उसने अपने तरीके से ये बात को बार बार कहना चाहा, स्पष्ट किया कि ऐसे क़यामत के दिन में पुनर्जीवन जैसी बात कोई सही नहीं है। इसके साथ ही दार्शनिक होने के अलावा उसने चिकित्सा पर भी कुछ पुस्तकें लिखी। उसकी पुस्तकें उस काल में बहुत पढ़ी जाती थी। बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक था। एक किताब जो उसने लिखी है उसका नाम है अल कानून फिल तिब। ये पुस्तक, उसकी पुस्तकों में बहुत अपार भंडार है ज्ञान का। इस पुस्तक में करीब 760 औषधियों का वर्णन किया है। 760 औषधियों का वर्णन उसने किया है और ये पुस्तक उसने विभिन्न औषधि शास्त्रियों को इसी उद्देश्य से बेची कि इन औषधियों के बारे में वे लोग जानें और उसका उपयोग करें। साथ में दूसरी चीज़ इस पुस्तक में जो दी है वो है कि औषधालय में, यानी अस्पताल में या जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पर प्रयोग की पद्धति पर उसने काफ़ी लिखा कि किस तरह के प्रयोग होते थे और उसके द्वारा और उसके साथ ही कैसे इनका इलाज होता था, इसको भी उस पुस्तक में उसने विस्तार से लिखा है। प्रयोग और उसके निष्कर्ष, ये तो हो गई इस पुस्तक की दूसरी बात। तीसरी खासियत उसके इस पुस्तक की है कि उसमें उसने जिसे हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं, संक्रामक बीमारियों के बारे में भी उसने लिखा है। कई संक्रामक बीमारियों का उसने वैज्ञानिक तरीके से जिक्र किया है और अपनी पुस्तक में उसको स्थान दिया है। चौथी बात इसकी पुस्तक की है इब्न सनी की, कि इब्न सिना की उसकी चौथी खास बात यह है कि उसमें उसने जलवायु और पर्यावरण, इस पर भी काफ़ी लिखा है। जलवायु और पर्यावरण पर भी उस पुस्तक में लिखा है। जलवायु यानी क्लाइमेट, और क्लाइमेट और पर्यावरण की चर्चा करते हुए वो ये बताता है कि ये हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य को ये कैसे प्रभावित करती हैं। उचित जलवायु, अनुचित जलवायु, उचित वातावरण, पर्यावरण की महत्ता और वो उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से कैसे है, एक चिकित्सक के नाते उसने इस पुस्तक में लिखा है। और पांचवी बात उसकी किताब में ये भी है कि उसने इन सब को लिखते हुए हमेशा ये कोशिश की है कि वह तर्क संगत साबित हो, वह वैज्ञानिक दृष्टि से सही निकले। ऐसा कहा जाता है कि जो उमर खयाम थे, आपने नाम सुना होगा, उमर खयाम स्वयं एक बहुत प्रसिद्ध कवि और वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी अपनी मृत्यु के पहले इस किताब को पढ़ा था।
तो आप समझ सकते हैं इस बात को कहने का तात्पर्य ये है कि यह पुस्तक अपने काल में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और ये क्या बताता है? बढ़ती हुई वैज्ञानिक सोच, घटती हुई रूढ़िवादिता, घटते हुए अंधविश्वास, घटते हुए परंपरावादी विचार और बढ़ती हुई तार्किक सोच जो बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक स्तर के बेहतर होने की ओर इशारा करती है। तो यदि हमसे सवाल पूछा जाए कि किन बातों से साबित होता है कि इस्लाम के उदय के साथ साथ इस काल में बौद्धिक स्तर का विकास हुआ, तो हम ये बिंदुओं की बात कर सकते हैं। जहाँ तक साहित्य की बात है, वैज्ञानिक बातें हमने की, सूफीवाद के उदय की बात की, विस्तार की बात की। अब इस्लाम के प्रभाव से, इस्लाम के विस्तार से साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या बातें हुई, थोड़ा इसकी ओर देखें। अब्बासी काल आपको याद होगा, अब्बासी जो खलीफा थे, उनके काल में अब्बासी लोग लोगों को, कवियों को अपने दरबार में प्रश्रय देते थे और कवियों को अपने दरबार में शरण देते थे, आश्रय देते थे। और ये कवि और ये लोग कसीदा गाया करते थे। क्या गाया करते थे? कसीदा, यानी किसी के गुणगान में लिखा गया गीत। ये एक तरीके से इसे हम संबोधन गीत कह सकते हैं। कसीदा को हम क्या कह सकते हैं? संबोधन गीत, जिसमें उस समय के शासकों को, यदि आपको याद हो कि हमने पूर्व में जिक्र किया था कि अब्बासी काल के पतन के आसपास कई नए नए राजवंश आ गए थे, और उन राजवंशों में से एक राजवंश ऐसा था जिसने ऐसे लोगों को विशेष शरण दी, ऐसे कवियों को, कसीदा गाने वाले। और राजवंश का प्रादुर्भाव का परिणाम ये हुआ कि इन कवियों ने अब राजवंश के राजाओं के प्रशंसा में, उनके गुणगान में कसीदे लिखने शुरू किए। तो कसीदे को हम हिंदी में कह सकते हैं संबोधन गीत, यानी राजाओं को संबोधित करते हुए गीत लिखना, इन्हें कसीदा कहते हैं। फारसी कवियों ने भी अरबी कविता का आविष्कार किया और उसमें कई नई नई विधाएं डाली। फारसी कवि, इन्होंने अरबी कविता का आविष्कार किया और नए नए विधाओं का अर्थ है नए नए तरीके कविता लिखने के। जैसे हमारे हिंदी में छंद हैं, दोहे हैं, सोरठा है, उसके अलावा पद हैं, आदि आदि, ये सब अलग अलग तरीके हैं। तो और विभिन्न विभिन्न रसों में हैं, वीर रस, वात्सल्य रस, आदि आदि। तो ऐसे यहाँ फारसी कवियों ने भी अरबी कविता का आविष्कार किया और उसमें कई नई विधाओं का समावेश किया। तो पहले फारसी कविता आई, उसके बाद अरबी कविताओं का प्रादुर्भाव हुआ। पहलवी भाषा जो है, ये ईरान की अपनी प्राचीन भाषा थी, सबसे प्रसिद्ध भाषा थी। ईरान की सबसे पवित्र पुस्तक की ये भाषा कहलाती है पहलवी। उसका समापन होने लगा था, वो खत्म होने लगी थी, और उसका कारण ये था कि पहलवी भाषा के पतन का कारण बढ़ते हुए अरब भाषा का प्रभाव, या बढ़ता हुआ अरब प्रभाव, जिन्होंने ईरान को जीत लिया था। काफ़ी पहले उन्होंने, धीरे धीरे पहलवों का एक नया रूप दिखने लगा और उसमें नई फारसी सामने आई। यानी पहलवी जो है वो अरबी के साथ मिली। अरबी भाषा ने पहलवी भाषा को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया, उसका स्थान ले लिया। लेकिन पहलवी भाषा के तत्वों को भी उसने अपने में आत्मसात किया और अरबी भाषा के तत्व भी पहलवी भाषा के इन तत्वों के साथ मिलकर उन्होंने एक नया रूप दिया, और वो कहलाई नई फारसी। क्या कहलाई वो? वह कहलाई नई फारसी। धीरे धीरे पहलवियों का ये रूप बदल गया, और जब नई फारसी विकसित हुई तो
जिसमें अरबी शब्द स्वाभाविक रूप से ज़्यादा थे, क्योंकि शासक वर्ग था अरबियों का, तो अरबी ज़्यादा थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खुरासान या तुरान में नई फ़ारसी भाषा जो आई, ये इसने एक नई सांस्कृतिक ऊंचाई पाई और तत्कालीन संस्कृति को एक नया मंच दिया, एक नई ऊंचाई दी। किस लिए संभव हुआ? नई फ़ारसी भाषा के आने से। नई फ़ारसी भाषा क्या? अरब और पहलवी का मिक्सचर है, इसमें अधिकतर अरबी शब्द थे। जो वंशों की मैं बात किया था, उन वंशों में एक समानी वंश था जो इन लोगों को ऐसे लोगों को बहुत पैट्रोनेज देता था, बहुत उन लोगों को शरण देता था, आश्रय देता था। तो इसी समानी वंश के दरबार में एक कवि हुआ करते थे, रुदकी। रुदकी को नई फ़ारसी भाषा का जन्मदाता कहा जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ साहित्य के विस्तार की, कि तत्कालीन समाज में क्या क्या साहित्यिक परिवर्तन हुए, क्यों हुए और कैसे हुए। तो उसके संबंध में बात करते हुए हमने ये शुरू किया है कि कैसे चिकित्सा की पुस्तक आई, अन्य विषयों की पुस्तक आई, और फिर उसके बाद अब्बासी काल के पतन के बाद से और बढ़ते हुए प्रश्रय दिए जाने के फलस्वरूप कैसी नई नई पुस्तकें, नए नए लेखक सामने आए और एक नई फ़ारसी भाषा का जन्म हुआ। इसी फ़ारसी भाषा जिसका जन्म समानी दरबार के कवि रुदकी के द्वारा किया गया था, उसे उसका जन्मदाता कहा जाता है। उसने छोटी छोटी कविताएं लिखी, छोटे छोटे गीत लिखे, एक काव्य रूप में उसने लिखा। और ये जो होते थे ये चतुष्पदी होते थे, यानी 4 पद होते थे। चतुष्पदी, एक पद में लगभग 4 लाइनें, 4 पंक्तियों वाला जो होता था, इसमें 4 पंक्तियों वाला छंद, और इस प्रकार चतुष्पदी यानी 4 पद होते थे। पहला पद, दूसरा, फिर तीसरे पद में, और चौथा पद एक तरीके से समझिए उस कविता का निष्कर्ष होता था। ये जो चतुष्पदी होती थी, इन्हें अंग्रेजी में, इन्हें उर्दू भाषा में या फ़ारसी भाषा में रुबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुबाई। तो अब हमने एक दूसरी चीज़, फिर रुदकी फ़ारसी का जन्मदाता। उसके पहले मैंने एक शब्द यूज़ किया था, उपयोग किया था, कसीदा। कसीदा यानी संबोधन गीत। अब यहाँ पर रुबाई क्या है? रुबाई है एक तरीके से प्रेम गीत। रुबाई क्या है? प्रेम गीत, जो छोटी कविता छोटे छोटे रूप में होता है, 4 पंक्तियों वाला छंद होता है, और प्रेमी या प्रेमिका के सौंदर्य का गुणगान इसमें होता है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि रुबाई में का विषय वस्तु क्या है। रुबाई की विषय वस्तु क्या है? प्रेमी प्रेमिका के सौंदर्य का गुणगान, आश्रयदाता के द्वारा, और विचारों को, अपने विचारों को, प्रेम के विचारों को प्रकट करने का जरिया, ये होती है रुबाइयाँ। तो आपने अब रुबाई भी समझा, और इसमें उमर खयाम की रुबाइयात बहुत प्रसिद्ध हुई। उमर खयाम जो 1048 से 1131 तक का काल उनका माना जाता है, ये स्वयं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसका नाम भी मैंने पहले आपको बताया है, ये बताते हुए कैसे इब्न सिना की पुस्तक, चिकित्सा पर लिखी गई पुस्तक को उमर खयाम ने अपनी मृत्यु के पहले सुनिश्चित किया था कि वो पढ़ सके। इस उमर खयाम ने रुबाइयात बहुत सी लिखी हैं, और ये स्वयं एक वैज्ञानिक थे यद्यपि, जो बुखारा, इफ़ारसंज और समरकंद में इन्होंने निवास किया। तो उमर खयाम के बारे में भी आपने थोड़ा सा इस मातहत जाना। 9वीं 10वीं शताब्दी की बात करते हुए अब हम 11वीं शताब्दी की ओर बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी का काल क्या था? 11वीं शताब्दी में एक तरीके से कुछ नए परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था कि अब ये समरकंद, खुरासान और इधर के जो पश्चिम के जो क्षेत्र थे, अब ये साहित्यिक केंद्र तो थे बहुत महत्वपूर्ण, व्यापारिक केंद्र भी थे बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अब साहित्य की दृष्टि से या संस्कृति की दृष्टि से फ़ारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र अब गजनी बन गया।
गजनी देखिए कहाँ है। तो आप देख सकते हैं नक्शे में कि कैसे पश्चिम से ये सभ्यता का केंद्र धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहा है और अब गजनी उसका केंद्र हो गया। ये गजनी वही है जिसका संबंध मोहम्मद गजनवी से है, जिसका संबंध तुर्क की खाना बदोश प्रजातियों से है जो यहाँ आकर कब्जा करती हैं, अलप्तगेन, सुबुक्तगेन आदि और फिर गजनी आदि, और उसके बाद स्थायी रूप से शासन करते हुए फिर वो भारत की ओर बढ़ती हैं। अब ये गजनी केंद्र बन गया किस चीज़ का? मुस्लिम साहित्यिक या फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र। यहीं पे फारसी भाषा और विकसित होती है और इसी का परिणाम है, आपको मालूम होना चाहिए, यही बता देना उचित होगा कि गजनी के साहित्यिक केंद्र बनने का ही परिणाम है कि भारत में भी जब मुस्लिम सत्ता आई तो भारत की जो भाषा उन्होंने बनाई, आधिकारिक भाषा, वो फारसी बनाई, फारसी। और उसका कारण क्या था? गजनी के सांस्कृतिक या साहित्यिक केंद्र का प्रभाव। अब ये गजनी, सवाल ये उठता है कि गजनी क्यों इतना बड़ा केंद्र बन गया? आखिर क्या बात थी गजनी के इतना बड़ा विस्तृत केंद्र बन? दो कारण थे। पहला तो कि जो दरबार था, गजनी का दरबार बहुत विस्तृत, उसकी चकाचौंध, उसकी चमक दमक, उसके जो अपने नखरे थे, अपने जो उसके तरीके थे अपने दरबार के महत्ता को दिखाने के, उसने इन कवियों को, विद्वानों को बहुत आकर्षित किया। तो यदि हम बात करें कि आखिर गजनी साहित्यिक केंद्र क्यों बना, तो उस पर पहली बात तो ये है कि उसकी चकाचौंध, दरबार की चकाचौंध उन्हें बड़ी आकर्षित करती रही। और दूसरा कारण कि ये जो राजा लोग थे, अब तो आपको मैंने बताया कि कैसे खलीफा की समाप्ति हुई, खिलाफत का पतन हुआ और फिर राजवंश आया, फिर उसके बाद शहंशाह, सल्तनत आ गई। ये सल्तनत और शहंशाह और राजवंश के लोग जो थे, ये लोग चाहते थे कि इनके गुणगान करते हुए, इनके वंशावली को बताते हुए, इनकी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करते हुए कोई सी पुस्तक हो, कोई साहित्य बने। इनकी मंशा थी। साथ ही उनकी मंशा थी कि पूर्व की जानकारियां भी, इनके परिवार, समाज, इनके विस्तार की जानकारी भी इन पुस्तकों में समाहित हो। तो गजनी के केंद्र बनने का दूसरा कारण ये होता है कि यहाँ पर ये लोग अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए भी कवियों को और विद्वानों को अपने यहाँ आमंत्रित करते थे, उसको संरक्षण देते थे, और इसमें विद्वानों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा थी। ये देखिए, फिर आप इस बात को यदि पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे बौद्धिक स्तर बदल रहा है, ऊपर जा रहा है। 7वीं शताब्दी में हमने किस तरह की बातें की थी साहित्य आदि को लेके, और अब हम 11वीं शताब्दी आते आते हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इस बात का परिचायक है कि समय के साथ साथ इस्लाम के अनुयायियों का बौद्धिक स्तर भी काफ़ी बढ़ता गया, और इसके कई कारण थे। तो जहाँ तक गजनी के केंद्र बनने का कारण है, दो कारण हो गए। पहला, वहाँ की चकाचौंध इन लोगों को आकर्षित की, और दूसरा, वहाँ के राजाओं के द्वारा या सुल्तानों के द्वारा संरक्षण, अपनी शान शौकत को बराबर रखने के लिए। गजनी ने तो कई कवियों को, कई विद्वानों को बहुत महत्व दिया, और इन कवियों ने तत्कालीन समाज को लेते हुए बहुत सारी काव्य रचना भी की। एक पुस्तक की हम बात करें जो संरक्षित कवियों में से एक था, और वह था फिरदौसी। फिरदौसी, जिसे फिरदौस भी कहते हैं। फिरदौस ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है शाहनामा। शाह मतलब राजा, शहंशाह, बादशाह, सुल्तान, लोग अपने को सुल्तान कहते थे, पर राजा, और नामा मने विवरण, जीवन का विवरण। तो बादशाहों के जीवन का विवरण, इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ फिरदौस ने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है शाहनामा। और शाहनामा को रचने में, उसको लिखने में 30 वर्ष
का लंबा काल लगा। कितना? 30 वर्ष का लंबा काल। तो फिरदौस कौन था? गजनी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि। दूसरा, उसने शाहनामा नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक का उद्देश्य राजाओं के बारे में लिखना, उनके वंश के बारे में लिखना, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना, एक तरीके से उनका इतिहास लिख देना। ये पुस्तक राजाओं के जीवन पर थी। 30 वर्ष इसको लगे, और तो और इसमें 50,000 पद हैं। कितने? 50,000 पद। ये एक बहुत विस्तृत किताब हम कह सकते हैं। 50,000 पद एक बहुत बड़ी किताब होती है। फिरदौस के बारे में जानने के बाद कुछ और किताबें जो लिखी गई उस पर अब हम थोड़ा सा देख लें, और यहाँ पर इस समाज की, इस काल की रचनाओं का विवरण समाप्त होता है। अगला जो लेखक है या अगला जो व्यक्ति है जो सांस्कृतिक या साहित्यिक ज्ञान के विस्तार में अपना योगदान देता है, जिसकी जानकारी हमको मिलती है, वह है इब्न नदीम। क्या नाम है? इब्न नदीम। इब्न नदीम बगदाद का था। बगदाद इराक की राजधानी और साथ ही अब्बासी कैलिफ उन लोगों की राजधानी थी। वहाँ का वो निवासी था और उसका काम था किताबें बेचना। तो वो किताबें इकट्ठे करता था, किताबें बेचता था, और इस प्रक्रिया में वो किताबों की सूची बनाता था। एक बड़ी स्वाभाविक है कि उसके पास स्टॉक में, उसकी दुकान में या उसके अपने स्टोर में कौन कौन सी किताबें हैं, इसकी सूची। ये सूची हाथ लग गई इतिहासकारों के और तत्कालीन समाज के विवेचनकारों के हाथ। उस सूची से भी हमको बहुत सी जानकारी मिलती है, कम से कम किताबों के बारे में, उनके लेखकों के बारे में। उनकी पुस्तकों की सूची को हम कहते हैं फहरिस्त। फहरिस्त, वैसे भी इसका फर्क अल फहरिस्त। अल फहरिस्त में बहुत सारी किताबों का जिक्र किया है, जिसमें नैतिक शिक्षा की किताबें हैं, मनोरंजन की किताबें भी हैं, चिकित्सा की भी किताबें हैं, और इसके अलावा धर्म पर भी हैं। तो उसकी जो ये अल फहरिस्त है, अल फहरिस्त में बहुत सारी किताबों का जिक्र मिलता है। इब्न नदीम बगदाद का पुस्तक बेचने वाला, उसके यहाँ एक पुस्तक जो है वो, उसका नाम है कलीला व दिमना। अब देखिए कैसे हमारा विषय थोड़ा सा धीरे धीरे बदल रहा है। विषय से मेरा अर्थ है कि हम कैसे यहाँ देखेंगे कि पूर्व से ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। इस्लामिक सभ्यता पूर्व की ओर बढ़ रही है और पूर्व से ज़्यादा प्रभावित भी हो रही है। अब ये जो एक पुस्तक जो मिली कलीला और दिमना, उस पुस्तक में दो मुख्य पात्र हैं। एक का नाम है कलीला, एक का नाम है दिमना, और दोनों गीदड़ हैं। दोनों क्या हैं? गीदड़। उस किताब को जब पढ़ें तो जिन्होंने पंचतंत्र पढ़ी है, जो हमारी भारत की पुस्तक है, कहानियों की पुस्तक है, आप पाएंगे कि दोनों में बहुत निकट की समानता है। जब उस पर विवेचन किया गया इस किताब के उद्भव पर, के प्रारंभ पर, तो ऐसा पता लगा कि कलीला और दिमना नाम की जो एक किताब है, इसके कथानक हैं, ये मूलतः फारसी से लिए गए, अरबी में इसका अनुवाद हुआ और उसके अनुवाद से फिर इसको लिया गया, फारसी से अरबी और फिर उसके बाद वहाँ। तो जो पंचतंत्र का जो प्रथम संस्करण है, इसके प्रथम संस्करण की अरबी में अनुवाद ही हम इसको कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और साहस की रचनाएं, जैसे सिंदबाद,
और सिकंदर, उसके साथ ही दूसरी किताब जैसे कायस मजनू, ये सब क्या थी? ये कहानियों की पुस्तकें थीं। इसमें जो सिंदबाद और सिकंदर की जो किताब है उसमें तो वीरता, बहादुरी और इसके बारे में, साहस, इसके बारे में विस्तार से कहा गया है। लैला मजनू की जो पुस्तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रेम गाथा है, प्रेम की कहानियाँ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये दुखी प्रेम की कहानियाँ हैं। मतलब प्रेम में जिसे सुख नहीं मिला, प्रेम की खोज में या प्रेम के चक्कर में, तो उससे संबंधित कहानियाँ जो दुखांत हों, ऐसी कहानियाँ इसमें ज़्यादा दी हुई हैं और ये बहुत अहम पुस्तक है। ख्याल रखें कि ये जो पुस्तकें थी, ये सारी कहानियाँ जो इसमें हैं, ये सब मौखिक थीं। मौखिक कहानियों को लिखित रूपांतर दिया गया है, लिखित रूप में लाया गया है और ये सुनाई जाती थी। ऐसी एक और पुस्तक है 1001 रातें। कौन सी पुस्तक? 1001 रातें, जिसे हम अंग्रेजी में भी हमने उसको पढ़ी हैं या उपलब्ध हैं, 1001 नाइट्स। ये कहानी संग्रह क्या है? इसमें, इस कहानी संग्रह में 1001 रातें में एक पति पत्नी के बीच का संवाद है। बल्कि संवाद नहीं कहना चाहिए, उसमें बताया गया है कि एक पत्नी अपने पति को हर रात को एक कहानी सुनाती थी और इस प्रकार उसने 1001 रातें कहानी बताते हुए गुजारी अपने पति को। वो जो पत्नी है वो एक तरीके से वाचिका का कार्य करती है। ये जो कहानी है, इसका मूल संग्रह फारसी में है, बाद में से बगदाद में अरबी भाषा में हुआ और इस 1001 रातों के में दी हुई कहानियों का उद्देश्य था कि शिक्षा, मॉरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षाएं, उसके क्या अच्छा क्या बुरा, कैसे अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग तरीके के, धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, सादा व्यक्ति, भोला व्यक्ति, सरल व्यक्ति, चाटुकार व्यक्ति। तो इन कहानियों के जरिए वाचिका जो पत्नी है वह अपने पति को विभिन्न तरह के व्यक्तियों से उसका परिचय कराती है और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, चाटुकार व्यक्ति की कहानी सुनाते समय चाटुकारिता क्या है ये उस कहानी से परिलक्षित होता है। झूठ बोलने वाले की कहानी सुनाते समय कैसे झूठ बोलता है, उसका परिणाम क्या है, ये उससे परिलक्षित होता है। तो इसका मूल जो है वो फारसी में है, बाद में ये अरबी में हुआ और मूलतः शिक्षा की पुस्तक है। अगली की पुस्तक है बसरा जहौज के द्वारा। बसरा जहौज ने जो अपनी किताब लिखी, उस किताब का नाम है अल बुखारा। लेखक का नाम है अल जहौज और पुस्तक का नाम है अल बुखारा, जिसमें एक कंजूस व्यक्ति के बारे में कहानी बताई गई है। एक व्यक्ति कंजूस है तो उसके चरित्र के बारे में इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। 9वीं सदी में हम थोड़ा पीछे जाएं तो 9वीं सदी में राजकुमार के शासनकाल में जो शिक्षा देने वाली किताबें लिखी गई। राजकुमार जब शासन करते थे विभिन्न क्षेत्रों में, तो उन राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कुछ संकलन हुए और ऐसी किताबें लिखी गई। इसमें से एक आचार संहिता के रूप में अनुशासन और इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। इतिहास क्यों लिखा गया? यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास लिखने के पीछे मकसद ये था कि ये जो राजकुमार थे, जिनमें से बाद में कुछ राजा बने, इन लोगों की मंशा थी, तीव्र इच्छा थी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके स्ट्रगल, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण कहीं संकलित हो। और ये तभी संभव था जब इन बातों को ऐतिहासिक दृष्टि से कहीं पर लिखा जाए।
तो इन राजकुमारों ने ऐसी पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को प्रेरित किया और इस प्रकार ऐतिहासिक पुस्तकें भी इस काल में प्रारंभ हुई। ये आपको सोचना होगा। इसके पहले कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इतिहास संबंधी पुस्तक लिखने के लिए या तो किसी ने मंशा जताई या किसी ने लिखी। ये पहली बार है जब पूर्वजों की उपलब्धियों का बखान करते हुए या पूर्वजों के स्ट्रगल का विवरण देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को लिखते हुए कोई सी पुस्तकें लिखी जाएं। लेकिन इस बार हम पहली बार देखते हैं कि 9वीं शताब्दी के बाद ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी जाने पुस्तकों का भी प्रादुर्भाव हुआ और ऐसा ही भूगोल में हुआ। इतिहास से अच्छा, ये पुस्तक लिखने के पीछे, इतिहास की पुस्तक लिखने के पीछे जहाँ एक उद्देश्य मैंने ये बताया कि वो अपने पूर्वजों के पूरे विवरण को रखना चाहते थे, संजो कर रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि आने वाले लोग जाने कि इनके पूर्वज कितने महान थे, किस रूप में वो कहाँ कहाँ पहुँचे और कैसे वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वे उस समय पहुँचे। तो दूसरा उद्देश्य ये था कि इनके पीछे इनका मकसद ये था कि ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकें यदि लिखी जाती हैं तो हम राजाओं को, हम राजकुमारों को पुराने समय में जो प्रचलित प्रशासनिक ढांचा था, पुराने समय में जो प्रचलित विभिन्न नीतियां थीं, जो सिस्टम्स थे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये जो 9वीं 10वीं काल के जो शहंशाह राजा लोग थे, इनके पास देखने के लिए कुछ नहीं था, समझने के लिए कुछ नहीं था। किसी से पूछ के वे जाने कि प्रशासन यहाँ पर किस तरह का चलाया गया था उनके परदादा के काल में, उनके पूर्वजों के काल में, किससे पूछें। और ऐसी कोई वृद्ध व्यक्तियों से भी यदि पूछा जाए तो कितना वृद्ध व्यक्ति, और व्यक्तियों के द्वारा मौखिक पूछी गई जानकारियों, मौखिक मांगी गई जानकारियाँ कई बार तथ्यों से कोसों परे होती है। कई बार उसमें मीन मेक ज़्यादा रहता है, कई बार सच्चाई उसमें नहीं रहती, कई बार उसमें सुनी सुनाई बातों के माध्यम से ये लोग सुना देते हैं जो तथ्यों से काफ़ी दूर हो। ऐसी स्थिति में राजकुमारों के द्वारा ये प्रयास किया जाना कि ऐतिहासिक पुस्तकें इसलिए भी लिखी जाएं ताकि वे आने वाले राजाओं के लिए, आने वाले सुल्तानों के लिए वे एक मार्गदर्शक का काम कर सकें। उसको देखकर उन पुस्तकों के जरिए वे समझ सकें कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से शासन चलाया, कैसे सत्ता हासिल की, कैसे विभिन्न वर्ग के लोगों को पाला पोसा या उनको पोषण दिया, कैसे शासन की नीतियां बनाई, कर व्यवस्था किस तरह की थी, आदि आदि। तो ये ऐतिहासिक पुस्तकों के शुरुआत होने के 2 कारण, और उन 2 कारणों, और ये शुरुआत कब हुई? 9वीं 10वीं सदी के आसपास।